ठीक है, मैं बाद में पूछता हूँ। अ, पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू साधना था। वो क्वेश्चन था कि अगर साधना में पास गुरु नहीं है तो क्या करें। ठीक है, एक गुरु क्या करता है पता है आपको। अ, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी एक प्लैनेट है जिसे हम कहते हैं जुपिटर, जिसे हम गुरु का दर्जा देते हैं। वो करता क्या है। जुपिटर के लिए ज्ञान देते थे। हाँ, ज्ञान देता है। उसके लिए एक चीज प्रचलित है जिसे हम कहते हैं कारको भावनाशम। सुना है आपने। नहीं। किसको किसने सुन सुन रखा है कारको भावनाशम। सुना है सर। सुना है। अर्थात गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है। लेकिन उस भाव की हानि इसलिए करता है क्योंकि बाकी के भाव की रक्षा करता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझने की जरूरत है कि आपको पता है 9 प्लैनेट्स में से 7 प्लैनेट्स लाइव है। एम आई राइट अबाउट। और जी। 2 प्लैनेट हिडन है। ओके। अब सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है पता है। सन की है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है। सन की ग्रेविटी है। सन की। ठीक है। सन के बाद सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है। जुपिटर की। जुपिटर। जुपिटर परफेक्ट आंसर। ये मैं पहले इसके ऊपर एक क्लास ले चुका हूँ मैं। अब हमारी जो धरती बनी है, देखिए मैं हर चीज को टेक्निकली लेके जाना पसंद करता हूँ क्योंकि उसके पीछे बिना लॉजिक के कोई चीज नहीं है। ऋषि मुनि वे नथिंग, दे वर नन अदर देन द एंशियंट साइंटिस्ट। डिवाइन साइंटिस्ट थे वो। हम उस साइंस को भूल करके केवल आडंबर में अटक गए। एक्चुअली उन्होंने जो कुछ बताया कुछ भी झूठ नहीं था। और रेमेडी जो उन्होंने बताई उसके अलावा रेमेडी बनती भी नहीं है ना, रेमेडी काम करती है। ठीक है। लोग रत्न पूछते, ये पूछते, मैं उसमें रत्न काम करते, बहुत टेम्पररी काम करते। मैंने एक रत्न दे दिया आपको, लेकिन उसका उपयोग केवल 2 महीने 3 महीने करना है। उसके बाद उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। आपके खुद के पास नॉलेज नहीं है उसके फिर साइड इफेक्ट दूं या क्या दूं, मैं समझ नहीं पाता। आपका जो सन है, सन की ग्रेविटी शायद 274 के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट। 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। ये मेरे सन की ग्रेविटी है। अब आप जब सन को देखोगे, सन के बाद अलग अलग प्लैनेट्स है। राइट। सन के बाद विभिन्न प्लैनेट है। हमारा अर्थ यहाँ का ही आएगा छोटा सा। ओके। ठीक है, बीच में एक प्लैनेट, फिर हमारा अर्थ आएगा। फिर एक दो प्लैनेट, और यहाँ पे एक प्लैनेट आता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जुपिटर। और इसकी ग्रेविटी कितना पता है। 24 पॉइंट समथिंग। 24.79 या 8 के आसपास है शायद, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप जब स्टडी करोगे तो कैसा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक एनर्जी का एक कंसेप्ट है साइंस में। कॉन्सेंट्रिक एनर्जी के कंसेप्ट क्या कहता है कि ये जो एक ऑर्बिट तैयार करता है वो बेसिकली। ठीक है। इट्स पैराबोलिक ऑर्बिट होता है। ठीक है, जो कि सन के अराउंड है। ओके। सिमिलरली एक ऑर्बिट ऐसा है, मतलब एक ऑर्बिट तैयार होता है वो। ठीक है। अब इस ऑर्बिट को जब आप स्टडी करोगे तो आप एक चीज पाओगे, पता है क्या, कि हर चीज हर चीज स्पेस स्पेस अनंत है। राहु, ये पूरा राहु है, और ये केतु है। हर चीज स्पेस से सूर्य की तरफ आकर्षित होती है। राइट। अरे मैंने कल क्या मैं वहां गई थी इसकी यथार्थी क्लास क्या सुबह। हर चीज स्पेस से, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉइड्स आते हैं वो सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं। जब वो सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग प्लैनेट से टकराते हैं। अभी 2-3 दिन पुरानी न्यूज है कि सैटर्न जो है, सैटर्न के जो रिंग्स है उसमें बहुत मेजर चेंजेस आए। सुना आपने, किसी ने पढ़ा है वो आर्टिकल। नासा ने उसको बताया, अभी भी हाल ही में बताया। इसका मतलब क्या है, कुछ एस्ट्रॉइड्स या कुछ चीजें उससे टकराई है, सैटर्न से। ठीक है। क्योंकि सैटर्न एकदम आउटर ऑर्बिट में है। अब जो जुपिटर है वो क्या करता है, क्योंकि ये अर्थ है, हमारी अर्थ की ग्रेविटी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आप सोच रहे होंगे गुरु से मैं यहाँ कहाँ चला गया, ग्रेविटी ये सब चीजों में बताऊंगा उसके पीछे का तत्व क्या है, कि गुरु क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब होता यूं है कि जो एस्ट्रॉइड, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है, वो एस्ट्रॉइड्स को ये भाई साहब अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि इनकी ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, ये बोलते हैं भैया, इसीलिए जुपिटर पे, बोलते हैं ना जुपिटर में हम रह नहीं सकते क्योंकि वहां पे बहुत सारे विस्फोट होते रहते हैं, और उसका कारण ये है। तो गुरु क्या करता है कि वो खुद पे पूरी समस्याएं झेल करके आपकी रक्षा करता है। इसलिए कंसेप्ट है कार को भावनाशम, गुरु जिस भाव में होता है उस भाव की हानि करता है कहा जाता है, लेकिन बाकी के 11 भावों की रक्षा करता है। जब हम गुरु की बात करते हैं, गुरु क्या है, ज्ञान है, ठीक है। गुरु का संबंध किससे लोगे आप, ज्ञान या ज्ञान। फिर नॉलेज। और इसलिए गुरु को एक और उपाधि मिली है जिसे हम कहते हैं विसडम। अब एक चीज बताइए कि आपको कोई भौतिक गुरु नहीं मिला, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि मैंने, अच्छा, तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को गुरु बनाया था, किसी को पता है ये बात, किसी को पता है या नहीं पता है? नहीं Yes, सर। sir. वो इंसिडेंट याद करो, जब रात के समय पत्नी के मोह में तुलसीदास जी मतलब नदी पार कर गए, ठीक है, मतलब एकदम उफान पे नदी, नदी पार गए, पर गए, एक लटका हुआ सांप था, उसको रस्सी समझ के लटक के ऊपर चढ़ गए। तब उनकी पत्नी ने कहा, अस्थि चरण में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, जो होत रघुराम में तो न होत भवभीति। वो एक सेंटेंस था। मतलब क्या था कि आप अस्थि से बने हुए शरीर के प्रेम में, हाँ, इतना प्रीत रखते हो, अगर यही प्रीति आप प्रभु श्री राम में रखते, रघुराम में रखते, तो आप इस भवसागर को पार कर जाते। वो एक सेंटेंस था जिन्होंने उनको एनलाइटन किया, और वो क्या हो गए, तुलसी जो थे, तुलसी से तुलसीदास बन गए। तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु श्री राम में लीन हो गए। और उन्होंने कहा कि आप मेरी गुरु हो, आपने मुझे शिक्षा दी, ज्ञान दिया, और वो निकल गए। कहने का मतलब क्या है, वो विस्डम जो है, विस्डम, वो विस्डम जहां से हमें मिले, वो विस्डम जहां से हमें मिले वही हमारा गुरु है। समझने का प्रयास कीजिए। उनका द्वितीय गुरु कौन है पता है? प्रथम गुरु तो जो गुरु परंपरा में उन्होंने किया था वो अलग कहानी है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने द्वितीय गुरु जिसको उन्होंने बहुत माना है, वो पता है कौन है? हनुमान जी। क्यों? उन्होंने उनको प्रभु श्री राम से मिलने का रास्ता बताया था। अब जब हम विजडम की बात करते हो, ज्ञान की बात करते हो, नॉलेज की बात करते हो, वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है आज के जमाने में? अब नॉलेज में भी दो तरह के नॉलेज है आजकल, कैसा है पता है? एक है फेक, मानते हो ये बात? आपने चलो मान लो जी। किसी व्यक्ति को गुरु बना लिया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके पास से जो ज्ञान मिल रहा है वो विजडम के साथ है या नहीं है? ये इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। कलयुग का प्रभाव है, सर बिल्कुल भी नहीं है। कलयुग का प्रभाव है। एम आई हम्म, राइट है रॉन्ग? जी। वो विजडम कौन देगा आपको? तो आप मुझे बताइए, विजडम के लिए सबसे अच्छा गुरु कौन है पता है आपको? एनीबडी, कौन बताएगा आपको? जो कहा गया है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, अक्सर इसकी चर्चा की जाती है। जब भी आप किसी इसमें जाइए, मतलब किसी भी जगह पे जहाँ पे कुछ कथा होती हो या कहीं भी हो, इस सेंटेंस का उपयोग वो अवश्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो उनका पर्सनल एजेंडा है, बिजनेस है, खैर उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कहने का मतलब समझिए कि वो जो गुरु है, वो गुरु वो है जिसने आपको विस्डम दिया, सत्य राह दिखाया, ना कि वो है जो बिजनेस कर रहा है। आज के जमाने में हमारे इसमें तो फिर भी कुछ आपको मिल जाएंगे, और रिलीजन्स की बात करें तो वहां पे तो 99% फ्रॉड होगा बस। धर्म के नाम पे दुनिया भर की चीजें होती है, इस्लाम में जाके देखिए, क्रिश्चियनिटी पे तो हर जगह मैं तो हर चीज पढ़ चुका हूँ, बाइबल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब सब पढ़े मैंने।
और हर जगह देखा मैंने, बहुत फ्रॉड है मार्केट में। तो सच्चा गुरु वो है जो आपको रास्ता बताए। और हर व्यक्ति के लिए उसका सबसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है बताऊं मैं आपका? इष्ट। अपने इष्ट को गुरु बनाइए। आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को गुरु बनाइए। आप माँ दुर्गा को मानते हैं, उनको गुरु बनाइए। आप शिव जी को मानते हैं, आप उनको गुरु बनाइए। शिव जी से बेटर गुरु तो हो ही नहीं सकता है। बोलो क्यों? शिव जी से अच्छा गुरु कोई क्यों नहीं हो सकता है? कौन बताएगा? सर क्योंकि वो खुद बिल्कुल वैरागी है। ज्ञान का सागर सब वहीं से निकलता है, ज्ञान की गंगा वहीं से बस निकलती है। इतिहास देख लो, शिव जी ने अपने गले में विष धारण कर रखा है। खुद सोचो, दुनिया की रक्षा के लिए उन्होंने विष धारण कर रखा है। भाई साहब कौन बोला? बैकग्राउंड साउंड किसी का आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने कोई भौतिक गुरु नहीं बनाया। मैंने अपने इष्ट को ही गुरु बना लिया, और मेरे इष्ट भोलेनाथ है, शिव जी है। पूरा ज्ञान मुझे वही देते, पूरा विजडम वही देते। एस्ट्रोलॉजी उन्होंने सिखाई है मुझे, ओकल्ट उन्होंने सिखाया, साधना है उन्होंने सिखाई, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की विद्या उन्होंने दी। जब आप उस ओकल्ट से कनेक्ट होते हो, वही रास्ता देता है, यकीन मानिएगा आप। रोहित जी आपका बैकग्राउंड साउंड है, प्लीज। सर मैं इस पे कुछ कहूँ? हाँ जी बोलिए। सर मतलब कि गुरु का होने का जो मुझे लगता है जो मेन पर्पस होता है कि गुरु ने वो जो रास्ता है वो रास्ता कवर बताए, किया है विद द विस्डम। टाइम, मतलब जो भी उन्होंने, हाँ जी, विजडम प्राप्त की या जो भी, वो विद द टाइम कुछ समय लगा उनको। एक गुरु जब अगर मैं कहूँ कि मेरे को गुरु चाहिए तो इसलिए चाहिए क्योंकि गुरु ने जो रास्ता इतना टाइम लगा के और जगह जगह से प्राप्त किया, वो तो आपको शॉर्ट हमारा रास्ता आपको उससे आप लर्निंग कब शॉर्ट हो सकता आपको एक बात बताऊं, देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्निंग। पहली बात तो, अगर आपके पास वो चाह है ना, तो आप उस लर्निंग को एक दिन में कर सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस देखा आपने? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है वो? है? नहीं। कॉन्वेक्स लेंस नहीं पता आपको? वो क्या नहीं सर, करता है? मुझे नहीं। एक जगह की ऊर्जा को वो कॉन्सेंट्रेट कर देता है बेसिकली। कॉन्वेक्स लेंस देखिए आप, जी। क्या करता है वो? एक जगह की ऊर्जा को एक जगह पे सब टोटल ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और क्या करता है? कुछ देर में चीजें जलने लगती है, फायर, आग लग सकती है, आपने कोशिश की हो तो। जी सर जी। आपको अपने अंदर वो अग्नि जलानी है। किस माध्यम से? ये देखिए, सूर्य की रोशनी जैसे कॉन्सेंट्रेट करता है, आप लकड़ी को आग लगा देते हो। कि आप वो कर सकते हो? गुरु केवल आपको दिशा देगा। और जो गुरु खुद ये नहीं कर सकता, वो आपको क्या दिशा देगा? मुझे ये चीज समझ नहीं आती है। पहले आप बात समझने का प्रयास कीजिए। जो चीज मेरे पास नहीं है, मैं आपको कहां से दूंगा? मुझे कई लोग बिल्कुल गुरु सर। जी बोलते हैं, मेरे इष्टों ने मुझे साफ कहा, गुरु केवल एक परमात्मा है, आपके इष्ट है, आपकी शक्तियां हैं। इसलिए मैं कभी भी, मैंने क्लासेस में सुना होगा, मैंने हमेशा कहा होगा, बॉस मैं गुरु नहीं हूं। और ना ये ज्ञान मेरा है, ऋषि मुनियों ने सब कुछ बहुत पहले बता दिया भाई साहब, बहुत पहले। हाँ, बस मेरे इष्ट मुझे वो डिकोड करके दे रहे, मुझे बता रहे कि ये इसका मतलब क्या है, और जब उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख रहा हूँ तो सत्य निकल रहा है। जो हम तत्वों की बात करते हैं, तत्व कुंडली की बात करते हैं, बहुत सब कुछ तत्वों में ही है। तत्वों को डिटॉक्सिफाई कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। राइट। बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, लेकिन क्या हुआ, मुगल काल और अंग्रेजों द्वारा किताबों को नष्ट किया गया है, चोरी किया गया है। ऋषि मुनियों ने कोई चीज छुपाई नहीं थी पहले, पता है। और उनको पता था इसका दुरुपयोग होगा। वो तत्वदर्शी थे, उन्होंने सब कुछ देख लिया था। अभी इसके पहले हमने जो क्लास ली थी, कितना सुंदर डिवाइन क्लास थी वो। आप लॉजिक समझ में आया? हम लोग जो परंपराएं फॉलो करते हैं, किस समय? होली के समय। उसके पीछे भी साइंस छुपा हुआ है। सही कह रहा हूं ना?
जी उस पर भी तो हमने नक्षत्रों पे बात की ही नहीं थी, वो एक अलग क्लास हो जाएगी। लेकिन मेरा मकसद था आपको रेमेडी बताना। मैं मैं फोकस वही होता है कि आपको रेमेडी की तरफ डाइवर्ट करूँ, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप कीजिए जो परंपराएं हैं वो क्यों कर रहे थे और उसको करना क्यों आवश्यक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। शिव जी को गुरु जी बनाइए, ठीक। अपने इष्ट को गुरु बनाइए और यकीन से और उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। आप यकीन कीजिए वो आपको ध्यान के माध्यम से, आपके मन के माध्यम से और आपके स्वप्न के माध्यम से सब दिशा देते चले जाएंगे, आपको मिला देंगे वो। अब एक छोटा सा उदाहरण है। आ, कल एक व्यक्ति से बात हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपने ग्रुप में है। तो मैंने उनसे कुछ चर्चाएं की, किसी चीज को लेके कुछ उनको डायरेक्शन दिया। मेरे कौन उत्तर देने वाला, मेरे इष्ट ने मुझसे करवाया। तब उन्होंने मुझे क्या बताया, मैंने कल ही परमात्मा से, अपने इष्ट से प्रार्थना की थी कि हे इष्ट देव, मुझे इसका रास्ता बताइए। आज आपका कॉल अपने आप आ गया, जो मैं सरप्राइज हूँ। मैंने बोला ये मैंने नहीं किया, आपकी गुरु, आपके इष्ट ने किया। आपने इष्ट से प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दीजिए, और उन्होंने क्या किया, मेरे इष्ट के माध्यम से मुझसे वो संपर्क करा के काम कराया। हम कौन होते करने वाले, करता वही है, करते तुम हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। आप कनेक्ट तो होके देखिए। बॉस, जब मैं चार्ट की बात करता हूँ, आपके डिवाइन हाउसेस कौन कौन से पता है? किसी ने सोचा है कभी? बहुत ही डिवाइन हाउसेस है ये। कौन कौन से? 159, पता है आपको? क्योंकि ये ट्रांजिशन है बॉस, ये ट्रांजिशन है। ये चीज मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। ये जो हाउस है, ये ट्रांजिशन का हाउस है। ये पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, हुई या नहीं हुई है? जी सर, ये परिको जी नंदी सर। नाड़ी में भी यही चलता है। अव्यक्त व्यक्त, एम आई राइट अबाउट? हम्म। यह आपका अव्यक्त है। और व्यक्त के भी दो फॉर्म है, भूत, वर्तमान और भविष्य। यही तो साइंस है वो। आप किसी को भौतिक गुरु मानते हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, आपका सब सच्चा सदगुरु या गुरु कोई है तो आपके इष्ट है। विश्वास करके देखिए, आप भव सागर में होगे तब भी वो आपके साथ आएंगे। लोग करते क्या पता है, मैंने ना एक क्लास बीच में एक दोस्त के साथ चर्चा हो रही थी, मित्र के साथ। तो एक जगह है जहाँ पे कुछ शक्तियों का मैंने महसूस किया था, उन शक्तियों से संपर्क हुआ मेरा। तो जब उनसे संपर्क हुआ तो ऐसी कुछ चर्चा होने लगी, उसने रिकॉर्ड कर लिया। मैं बोला चलो अच्छी बात है। वो रिकॉर्डिंग मैंने आज ही डाली है, और वो मैंने लिंक भी दिया हुआ है ऊपर, सुबह ही डाली थी। ठीक है। और उसने एडिट किया, बोला मेरा मित्र है। तो उसमें मैंने इस चीज की चर्चा की है कि देखी सर मैंने। किसी स्थान पे किसी व्यक्ति ने करोड़ों मंत्र जाप किए। अब क्या हुआ, ऊर्जा, क्या हुआ, ऊर्जा जनरेट हुई। आप लोग को ये समझना होगा ये ऊर्जा का खेल कैसे है। ऊर्जा खेल बड़ा सुंदर है। ये मेरी धरती है, और ब्रह्मांड में अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे हैं, अनगिनत। ठीक है। नक्षत्रों के पद से संबंध है उनका। उन तारों का जो कनेक्ट है, हम अपनी मंत्रों द्वारा उस ऊर्जा को यहाँ खींच के लेके आते हैं, और उस ऊर्जा को क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रखते हैं एक स्थान पे। ठीक है। अब ऊर्जा जनरेट करने के अगेन वही मेथड है। ठीक है। क्या आपकी इंद्रिय, उस इंद्रियों का प्रयोग करके आपने एक ऊर्जा जनरेट की। अब तंत्र मंत्र यंत्र में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो एग्जिस्टिंग ऊर्जा को यूज करता है, एक व्यक्ति है जो ऊर्जा खुद जनरेट करता है, और एक व्यक्ति है जो उस ऊर्जा को स्टोर करता है। यही है तंत्र मंत्र यंत्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जब ऊर्जा को आपने जनरेट किया तो वो ऊर्जा आपके साथ रहेगी, क्योंकि वो जनरेट किसने किया, एक आत्मा ने अपने शरीर द्वारा किया है। तो उस आत्मा, उस शरीर के तत्वों के साथ ऊर्जा जुड़ी रहेगी, जब तक या तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं वर्क डन में कन्वर्ट ना हो जाए किसी कार्य में, या फिर वो नष्ट तो होती नहीं है, ऊर्जा सिर्फ ट्रांसफर होगी। ऊर्जा का एक नियम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये विज्ञान का नियम है। समझे कि नहीं? ऊर्जा जी का कमी भी, ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते, उसका केवल रूपांतरण हो सकता है। तो आपने जब ऊर्जा जनरेट की मंत्रों द्वारा या क्रिया द्वारा, तो उस ऊर्जा को वो आपके शरीर के साथ, आपके बॉडी के साथ हमेशा रहेगा।
लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग ऊर्जा को यूज करते हैं, जो 99% लोग करने का प्रयास करते हैं, तांत्रिक क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग ऊर्जा यूज करते हैं, मैंने देखा है। वो क्या करते हैं पता है, किसी पेड़ को किसी जगह पे उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे था नहीं, या फिर वो अपने उनके गुरु जो भौतिक गुरु है, लेकिन आप क्या किया, आपने अपने कर्म सिद्धांत को नहीं छेड़ा। आपके कर्म सिद्धांत क्या कहते हैं, आप कुछ लेके आए थे, कुछ लेके जा रहे हो। किसी जन्म के अच्छे कर्म सिद्धांत के कारण आपको एक ऊर्जा मिल गई, लेकिन आप उसका वापस मिसयूज करने लगते हो। जो ऊर्जा आपने जनरेट नहीं की, उसका यूज करने की क्षमता भी आपके पास सही विस्डम नहीं होगा, ध्यान में रखना। यहाँ पे एक्चुअल गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन गुरु भी वैसे ही मिले, क्योंकि गुरु ने भी चोरी का माल यूज किया था, तो आप भी चोरी ही करोगे। असली गुरु आपको एग्जिस्टिंग ऊर्जा कभी नहीं देगा, देगा तो यही बोलेगा कि इस ऊर्जा का प्रयोग तभी करना जब जन कल्याण के लिए इसकी आवश्यकता हो, या फिर आपका मकसद है कि आप ऊर्जा केवल जनरेट करते हो जन कल्याण के लिए। ऋषि मुनि तपस्वी जो पहाड़ों पे हिमालय पे बैठे मिलेंगे आपको, क्या वो उसका यूज करते हैं? वो खुद ऊर्जा केवल जनरेट कर रहे हैं। क्यों? जन कल्याण के लिए। क्योंकि इस धरती को बचा के रखने की क्षमता उस ऊर्जा में है। आपको पता है इस इस धरती के अंदर कितना ऊर्जा भरी पड़ी है, लावा भरा पड़ा हुआ है, कितनी एनर्जी भरी पड़ी है। अब अर्थ इज टिल्टेड, आपको पता है अगर पोल शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा पता है? 12 13 14 इस वेक्टर के भूकंप आएंगे, पूरी धरती पलट जाएगी। इसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुका है, कुछ मूवीज ही बन चुके हैं, देखा होगा आप लोगों ने, अगर उस साइंस को देखो तो। लेकिन उस ऊर्जा को कन्वर्ट, उस ऊर्जा को रोकने के लिए एक बाहरी ऊर्जा का प्रयोग यूज किया जाता है, जो ऋषि मुनियों ने किया है, जिसे हम कहते हैं साधना या साधक। और वो विजडम आपका इष्ट देता है, क्योंकि आपके इष्ट आपको गलत डायरेक्शन में लेके नहीं जाएंगे। लेकिन उस इष्ट भी केवल वैदिक रूप में बनाना है, वैदिक मंत्रों द्वारा। अगर आप तामसिक मंत्रों का प्रयोग करते हो तो उसका दुरुपयोग होता है। तंत्रोक्त मंत्र चलेंगे, लेकिन वैदिक प्लस तंत्रोक्त, तामसिक नहीं। शाबर मंत्र का प्रयोग कई लोग करते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने, जी। राइट? हम्म। शाबर मंत्र में बहुत हद तक तामसिक मंत्र आ जाते हैं। अघो पद्धति, मैं तो सब चीजें कर चुका हूँ, जानता हूँ इनका क्या क्या कैसे प्लस एंड माइनस है, लेकिन कभी इनका प्रयोग नहीं किया। कर्ण पिशाचिनी विद्या एक है, हम्म। मैंने खुद उसका प्रयोग किया है, लेकिन केवल माँ के रूप में, कभी उसको लाइफ में नहीं लाया, धारण किया। लोग उसको क्या करते, प्रेयसी के रूप में लेके आते हैं। आप जब एक शक्ति को प्रेयसी के रूप में लेके आओगे तो वहां पे आपका स्वार्थ है, और जब आप उसको माँ के रूप में लेके आओगे तो आपका प्रेम है। अंतर समझिए, भावना, इंटेंट। शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए, और वही विस्डम आपको इष्ट देते हैं। यही एस्ट्रोलॉजी बताता है। क्योंकि वो जो तो गुरु है ना क्या आपका, मतलब इसका? आपका जो इष्ट होता है ना, आप जब इष्ट को गुरु बनाते हो ना, वो खुद पे सब कुछ झेल लेगा, और लेकिन आपके पूरे भाव की रक्षा करता है। वो आपको डायरेक्शन देगा, जैसे आप कहीं कुछ करने जा रहे हो। छोटा सा एग्जांपल, आप समझो कोई डील करने जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, वो इष्ट आपके मन में आके आपको रोकेगा, आप तब भी नहीं मानोगे, कोई आपको टोकेगा, कोई आपको रोकेगा, कोई किसी से मिला देगा, बोलेगा यार ये बंदा फ्रॉड, इसके चक्कर में मत पड़, इसको पैसे मत देना। ये कौन रोकता है पता है? आपका इष्ट रोकता है। अगर आप इष्ट से कनेक्टेड, आपको हर जगह बचाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ है, और वो ऊर्जा आपने जब जनरेट की होगी, उस इष्ट के साथ आप अपनी ऊर्जा को और जोड़ दोगे। जो इष्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप उसके मंत्र जाप करते हो, उसकी पूजा करते हो, उसका हवन करते हो, उसके सभी विधि विधान से आप तरीके यूज करते हो वैदिक रूप में, तो इष्ट को एक बल मिलेगा, और वो जो बल आप इष्ट को दोगे, वही बल आपके साथ प्रयोग में आएगा। फिर ये इष्ट का जो बल है आपके अगली पीढ़ी को भी जाएगा, आपके बच्चों के पास जाएगा। यहाँ पे आपको बच्चों को संस्कार देना आवश्यक है। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। सर मैं तो बस यही कह रहा था, मतलब क्रक्स ये है कि हम, अभी मैं साधना तो कर रहा हूँ पर्टिकुलर डीटी की, तो हम हम्म। उसी में और ज्यादा टाइम दें उनको, ताकि मतलब हमें डायरेक्शन वहीं से मिले। बिल्कुल। मैं यकीन मानिए आप, हमारे जीवन की जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध जो आपका चार्ट डिफाइन करता है। हम अटक कहाँ जाते पता है? अपने चार्ट में अटक जाते, में भविष्य में क्या होगा। बस भविष्य में वही होगा जो आपके कर्मों के प्रारब्ध होंगे। एक प्रारब्ध आप लेके आए हो अव्यक्त से, एक प्रारब्ध आप जनरेट कर रहे हो बॉस। जो लेके आए हो उसे बदल, उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? जो लेके आए हो उसके हिसाब से, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट को भूल जाते हो, जो लेके आए हो उस पर फोकस कर देते हैं, और आपके साथ ये हो जाएगा।
बस मैंने उन प्रभाव को बदला है कई बार। तब मैंने ये पाया कि किसी के भविष्य के चक्कर में क्यों पढ़ना। उसके भविष्य के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है उसके प्रेजेंट को सुधार दो ताकि उसका भविष्य बदल जाए। मृत्यु योग भी टाला जा सकता है अगर आपने पढ़ाई पे फोकस करें, लेकिन दिक्कत क्या होती है, 99% लोग डैमेज होने के बाद ही आते हैं जब उसके शरीर साथ ना देता हो और उसका मन इतना विपरीत अवस्था में होता है, इतना मैलेफिक इफेक्ट में होता है कि उसको समझा ही नहीं सकते हो आप। मैंने अच्छे अच्छे साधक को देखा है कि उसको समझाना मुश्किल है कि तू ये काम कर, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका मन पीड़ित है। अभी आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था ना कि चंद्र का क्या उपाय किया जाए। चंद्र का ही उपाय क्वेश्चन था ना आपका, किसका था? सर मेरा वो 4 8 12 का आप एक्सप्लेनेशन के ऊपर था। अच्छा, जल तत्व पे था। हाँ जी। जल तत्व पे था अच्छा, पिछले क्लास में चंद्र का क्वेश्चन था। तो आपको ये समझना होगा, जब हम जल तत्व की बात करते हैं, जल तत्व बहुत ही प्राइमरी एलिमेंट है। क्यों? क्यों? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। ऑफ वाटर में एलिमेंट यार। जो मेजोरिटी है उसका प्रभाव तो सबके जीवन पे पड़ना ही पड़ना है बॉस। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। सही कह ना जी? जी। जी अब सर। अब 70% अगर वाटर एलिमेंट मेरे बॉडी का जो है वो मैलिफिक हो जाए तो क्या होगा? मानसिक तनाव, मन दुखी। तो एक कहावत है ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। वो राम के दास को नहीं पता, वो आपका इष्ट है। जैसे आप इष्ट से कनेक्ट हो गए ना, वो क्या करेगा पता है? अच्छा, आपको पता है जल तत्व मैलिफिक का किससे होता है पता है? सबसे पहले जल तत्व प्लैनेट कौन कौन से, कौन बताएगा? वीनस और चंद्र। सर मून एंड वीनस। मून एंड वीनस, परफेक्ट आंसर। उस पे प्राइमरी कौन है पता है? मून है। मून। सेकेंडरी कौन है? वीनस है। अब मुझे दूसरा बताइए कि इस मून पे मैलेफिक इफेक्ट कौन देता है, या इस जल तत्व पे मैलेफिक इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन देता है? राहु। राहु। उसके बाद आह, सर सेकंड केतु आया। 6 8 12, सैटर्न। 6 8 12। उसके बाद 6 8 12 के लॉर्ड का इफेक्ट मून के साथ हो, या 6 8 12 में मून बैठा हो, ठीक है, या उनके नक्षत्रों के संबंध बने, तब। उसके बाद गंडमूल। मून मैलेफिक कब होता है? राहु का प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो जाए, 6 8 12 का प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो जाए, और गंडमूल का प्रभाव में पड़ जाए प्लैनेट। एम आई राइट रॉन्ग? जी। राइट। राइट सर। उसके बाद काम कर्मा। प्रेजेंट कर्म में आप अपने मून को मैलेफिक बनाते हो, कैसे बनाते हो? किसी का मन दुखा करके, किसी अपनी माँ को हर्ट करके, जिस जो भी मून के कारक तत्व है, जब भी आप उनको अफेक्ट करते हो तब भी आपका मून मैलेफिक इफेक्ट देने लगेगा। कैसे देगा, कोई सोचा है? अभी किसी ने सोचा है? आपका मून आपको दिखता है पॉजिटिव बैठा है, लेकिन वो पिछले जन्म के प्रारब्ध थे। प्रेजेंट में आपने क्या किया? उसको निगेट किया। तो क्या किया आपने? मून के पॉजिटिव बल को कहीं ना कहीं क्षीण किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट तो मैंने राहु 6 8 12 और गंडमूल का देखा हुआ है। और मून किसी तरह से मैलेफिक हो सकता है? एनीबॉडी? बॉस, मून जब वृश्चिक में होता है, वृश्चिक या फिर 8th हाउस, ये सबसे गंदी पोजीशन होती है, जिसको आप लोग कहते हो, क्या कहते हो आप लोग की भाषा में? नीच का। नीच का प्लेनेट। अब मुझे बताओ, मून को ये सब क्लासेस हो चुके हैं पहले। मून जब वृश्चिक में होता है तो उसे नीच का क्यों कहा जाता है? एनीबॉडी? या फिर वो अनकंफर्टेबल क्यों होता है? उस क्लास सर को ध्यान क्योंकि उस हाँ, बोलिए। कि सर ये एट्थ वो एक्सक्रीशन पॉइंट है, मींस गंदा पानी, उस सेंस में। गंदा पानी, परफेक्ट आंसर, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। ये जो ना, ये निर्मल जल है, ठीक है। ये जो है ना, ये गंदा पानी है, और ये जो है ना, ये खारा पानी है। याद करो, ये क्या है? नदी है। ये क्या है आपका? गंदा पानी है। और ये क्या है? खारा पानी है।
मून सबसे सुंदर अवस्था में कब होता है पता है? जब वो स्वच्छ हो, निर्मल हो। समझे कि नहीं? सेकंड हाउस में मून को हम बोलते हैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन होती है, 2 नंबर राशि। किसी ने सोचा है क्यों? कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस है। कौन गवर्न करता है इसको पता है? वीनस और जुपिटर। वीनस। एंड जुपिटर बोथ कारक तत्व से देखे तो यहाँ पे क्या विजडम भी है, दोनों गुरु बैठे हैं, दोनों ज्ञान गुरु बैठे हुए, ठीक है। प्लस सब चीज की प्राप्ति है। लिक्विड लिक्विड पदार्थ, खाना पीना यहीं से देखते हो, सेकंड हाउस से। राइट, इनटेक है, इनटेक ही है बेसिकली, ये इनटेक है और ये क्या है? ये क्या है आपका? एग्जिट है। एग्जिट। एग्जिट। एक्सक्यूटरी पोर्शन। जब हम बोलते हैं ना, किसी को भी कोई बोलता है मुझे पाइल्स की दिक्कत है, कुछ मत करो, उसके 8th हाउस को देख लो, 8 नंबर राशि को देख लो, प्रॉब्लम। अभी ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं डिले कर चुका हूँ, मेरी गलती है, क्योंकि मैं विदम नहीं बना पाया, क्योंकि उसके लिए कंटिन्यूस टाइम देना पड़ेगा, एक एक दिन से काम नहीं बनेगा। उसमें सब चीजों बताऊंगा। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चुटकी का काम है। किसी ने बोल दिया मुझे ये दिक्कत है, पहले ही बता दो ये प्लेनेट होगा, ये हाउस होगा, और ये निकलता है। आपने देखा होगा कभी, जब भी मैंने किसी ने कोई प्रॉब्लम डाली, मैंने पहले ही बताया, विद इन सेकंड बोलता हूँ ये प्रॉब्लम होगा, ये हाउस देखो, ये प्लेनेट देखो। नोटिस किया होगा आप लोगों ने, क्योंकि वो निकलेगा ही निकलेगा। वी नीड टू कीप थिंग्स सिंपल। अब मून कहाँ बैठ गया पता है? जो कि स्वच्छ निर्मल है, जो कि इनटेक में बहुत खुश रहता है, ठीक है, जो गुरु के साथ बहुत खुश रहता है, और जो कि निर्मल धारा है जल की, वो क्या हो गया, गंदे पानी में जा करके बैठ गया। अब मुझे बताओ, क्या वो सुखी रहेगा? नहीं रहेगा, अनकंफर्टेबल। राहु ने पॉइजनिंग कर दी, क्या वो सुखी रहेगा? नहीं रहेगा। 6 8 12 के मैलेफिक इफेक्ट में आ गया, क्या वो सुखी रहेगा? नहीं रहेगा। गंडमूल में चला गया, जहां पे जल तत्व और वाटर एलिमेंट और अग्नि तत्व साथ में आ जाए, कंफर्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। और आप कामिक रूप में म- म- किसी के मून एलिमेंट को इफेक्ट कर रहे हो नेगेटिवली, तो उसका प्रभाव गिव एंड टेक के प्रभाव से आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। वीनस की दशा हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, वीनस की दशा हो, 90% केसेस में आप देखोगे कि मून इज अ प्राइमरी कारक, उसको वीनस प्रॉब्लम दे रहा है, उस समय आप भी आपको मून की रेमेडी करनी है। अगर मून आपका मैलेफिक इफेक्ट में है, तो वीनस की दशा कभी अच्छी नहीं आती है, अनुभव कर लेना। महादशा की बात कर रहा हूँ मैं। तो उपाय किसके करने हैं? जल तत्व के करने हैं। जल तत्व का सबसे बेस्ट रेमेडी किसके, कौन चेक बताएगा? वाली है, इसमें चेक वाली कौन सी है? मैम चेक वाली मुझे भी नहीं रुद्राभिषेक। पता मैम। अच्छा, अरे यार, हम्म। सॉरी। रुद्राभिषेक, शिव जी पे जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय। और नदी में नहाना। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब आप खुद सोचिए, मून की रेमेडी हम कैसे करते हैं पता? केतु को पकड़ करके। हम मून की रेमेडी कैसे करते हैं? अनंत केतु को पकड़ के हम मून की रेमेडी करते हैं। सूदिंग म्यूजिक, भक्ति गीत, स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनो। अगेन क्या है? सुनना। क्या सुनो? वह मून की रेमेडी है। उसके बाद क्या है? स्नान, स्पर्श। कितना सुंदर है रेमेडी, ऋषि मुनि ने बहुत पहले ही बताया था, उससे ज्यादा रेमेडी बनती नहीं है यार। स्पर्श, क्या है? स्नान। और क्या है? बोलना, राइट, मंत्रोच्चारण। और क्या है? और क्या डोनेशन। है? नहीं, वो तो ठीक है, वो सब तो है ही है। एक चीज और अभी किसी ने कुछ बोला था, क्या बोला था? बुद्धाभिषेक। और बुद्धाभिषेक का जल ग्रहण करना। हमारे बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट है 70%, ठीक है। और जब आप बुद्धाभिषेक करते हो, तो आप क्या करते हो? शिव जी पे अर्पित करते हो। आप क्या कर रहे हो? आपके बॉडी के अंदर जो मन है, मन, देखो, स्पेशली मून के केस में बुद्धाभिषेक बताया जाता है, क्यों? क्योंकि मून इज नथिंग बट योर सबकॉन्शियस माइंड प्लस योर कॉन्शियस माइंड, इन दोनों का मिलन है, वो मिलन। तो जब उसके अंदर के टॉक्सिन्स को निकालना हो, तो रुद्राभिषेक से बेटर रेमेडी नहीं है, क्योंकि आप शिव जी को अर्पित कर रहे हो। शरीर के अंदर से अगर आपको शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है, तो गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी का स्नान से बेटर नहीं है। आपको समझना होगा, जब आप मंत्र जाप करते हो, तब भी शरीर प्लस मन दोनों पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। और जब आप सुनते हो,
तो आपकी जो इंद्रिय है, स्पेशली जो आपका विजडम है, ऊपर का हिस्सा, ब्रेन, उस पर इफेक्ट पड़ता है। ये 4 रेमेडी बताए गए हैं, डिवाइन रेमेडी, जिसको हम भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं। बेस्ट रेमेडी है, ट्राई करके देख लीजिएगा, गारंटेड है। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन था। जल्दी सर जो पूछिए। ईस्ट वाले होते हैं, जो साउथ वाले होते हैं, वो जो कुंडली देखते हैं वो डिफरेंट उससे देखते हैं, जो हमारा एनसीलरी से नहीं देखते वो, और मतलब उससे देखते हैं। तो उनके हिसाब से क्या मतलब रास्ता हमारा सही है, क्योंकि वो पूरा नहीं डिफरेंट वे नहीं चला नहीं, जाता है रास्ता उनका। रास्ता वो भी यही बताते हैं बॉस, उनका देखने का तरीका अलग है। एंशियंट रेमेडी में ऋषि मुनि ने हमेशा यही रास्ता बताया, रास्ता यही बताया है ऋषि मुनि, भले साउथ के और नॉर्थ के हो, यही रेमेडी हमेशा हर जगह चलता है, वो लोग भी यही काम करते हैं।